Okay, yes people, good morning to all of you. Today we will start a new chapter, cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हारा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए पहले मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाया था। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के साथ रिलेटेड चैप्टर होता है तुम्हारा डिविडेंड पॉलिसी, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के बाद हम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी ये इंटर रिलेटेड, मतलब अगर पहले तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट डिविडेंड पॉलिसी में इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब डिविडेंड पॉलिसी थोड़ा आसान बन जाएगा तुम्हारे लिए। अगर पहले तुम डिविडेंड पॉलिसी करते हो तो डिविडेंड पॉलिसी का कुछ कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस वक्त तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले करेंगे, फिर उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी कवर करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। पहले लिखो व्हाट इज कैपिटल। बेटा बोलो कैपिटल क्या होता है? पहले लिखो व्हाट इज कैपिटल। देखो कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म फंड। एक कंपनी का जो लॉन्ग टर्म फंड होता है उसको कैपिटल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कंपनी को पैसा कहां से आता है? मतलब एक कंपनी के लिए सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होता है? कंपनी का सोर्सेस ऑफ फाइनेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस और एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। कंपनी का जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस और एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस में क्या चीज आएगा? इक्विटी कैपिटल आएगा, रेफरेंस कैपिटल आएगा, डिवेंचर्स आएगा, फिर बॉन्ड आएगा, फिर लॉन्ग टर्म लोन आएगा। अच्छा एक काम करो, यहां पे जो इक्विटी कैपिटल लिखे हो ना, इसको थोड़ा इक्विटी लिख दो। ऐसे समझो कि इक्विटी का फिर दो पार्ट है, एक होता है इक्विटी कैपिटल और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी का दो पार्ट है, एक होता है इक्विटी कैपिटल और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस को रिटेन अर्निंग कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंपनी के पास पैसा दो सोर्सेस से आता है, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस और एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस में क्या आएगा? क्रेडिटर आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, वर्किंग कैपिटल लोन आएगा, एक्सेट्रा। यहां पे बहुत सारा आइटम आ सकता है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म सोर्सेस को अभी डिस्कशन नहीं करेंगे,
हमारा एक सेपरेट थ्योरेटिकल चैप्टर डिस्कशन होगा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी का शॉर्ट टर्म सोर्सेस क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम बेसिकली लॉन्ग टर्म सोर्सेस को एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस को एनालिसिस करेंगे। ओके, देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल। हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले हम सीखेंगे कॉस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद कैपिटल का कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, तो नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज कॉस्ट। देखो बेटा, अगर कॉस्टिंग पेपर में तुम कॉस्ट का डेफिनेशन लिखोगे तो कॉस्टिंग पेपर में कॉस्ट का डेफिनेशन होगा, कॉस्ट मीन्स वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। तो कॉस्टिंग पेपर के हिसाब से कॉस्ट का डेफिनेशन होगा वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। तो लिखो, कॉस्ट मीन्स value of resources consumed to produce a product public service। आप बोलेंगे सर व्हाट इज कॉस्ट। Cost means value of resources consumed to produce a product, public service। अब बोलेंगे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस के केस में कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर तुम फाइनेंशियल रिसोर्स का हेल्प लोगे, मान लो मेरे से तुम 1 लाख रुपया का हेल्प लिया 1 साल के लिए, जो 1 लाख रुपया मैंने तुम्हें दिया वो होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जो 1 लाख रुपया मैंने तुम्हें दिया वो होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस तुम लोगे किसी से, उसको कुछ कॉम्पेंसेशन पेमेंट करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कॉस्ट। फाइनेंस में कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस को कॉस्ट कहते हैं। अगर तुम ये डेफिनेशन को और अच्छे से रीड करोगे, मैंने बोला कि कॉस्ट मीन्स वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको अगर तुम शॉर्ट में बोलोगे तो टाइम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, टाइम वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस इज कॉल्ड एज कॉस्ट। लिखो, कॉस्ट मीन्स वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड, टाइम वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस इज कॉल्ड आज कॉस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस इज कॉल्ड आज कॉस्ट। नेक्स्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल means cost incurred for obtaining and retaining long term capital over a period of time। ध्यान से देखो इस डेफिनेशन को,
ये एकदम बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग, मतलब कैपिटल उठाने के लिए जितना खर्चा होगा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। एंड रिटेनिंग, अगर तुम कैपिटल को होल्ड करोगे तो उसके लिए जो भी खर्चा तुम करोगे उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान से देखो इस डेफिनेशन को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर बेटा ऑब्टेनिंग एंड रिटेनिंग। देखो मान लो मैंने कैपिटल इश्यू किया नहीं, चलो मैंने लोन लिया बैंक से, लोन लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन मेरे लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या कैपिटल होगा। हाँ, वो लोन लेने के लिए मुझे किसी को ब्रोकरेज देना पड़ा, तो वो जो ब्रोकरेज मैंने दिया वो क्या हुआ, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑब्टेन करने के लिए मैंने खर्चा किया, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। खाली कैपिटल ऑब्टेन के लिए जितना खर्चा होगा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कहते, रिटर्न करने के लिए भी जितना खर्चा होगा उसको भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। मान लो मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए किसी को ब्रोकरेज दिया, तो ब्रोकरेज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कैपिटल। हाँ, फिर मैंने एक साल वो लोन को यूज किया, मतलब वो लोन मेरे लिए एक साल रहा, एक साल के बाद मैं लोन रिपे कर दूंगा। एक साल के लिए जो लोन मेरे पास रहा, मतलब जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज का हेल्प मैंने लिया, उसके लिए सामने वाला पार्टी को मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, वो होता है कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग। तो दो चीज आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, दो चीज आएगा, एक आएगा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक आएगा कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग। चलो कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग में लिखो इक्विटी कैपिटल के लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग में लिखो इक्विटी कैपिटल के लिए। बोलो इक्विटी कैपिटल अगर तुम होल्ड करोगे तो तुम्हें डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा, तो इक्विटी कैपिटल का डिविडेंड होगा कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग इक्विटी कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल का कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग क्या होगा, डिविडेंड। डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग क्या होगा, इंटरेस्ट। लोन का कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग क्या होगा, इंटरेस्ट। जितना दिन तुम डिवेंचर होल्ड करोगे उतना दिन तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, जितना दिन तुम लोन होल्ड करोगे उतना दिन तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जितना दिन तुम इक्विटी कैपिटल होल्ड करोगे तो तुम्हें डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस कैपिटल अगर तुम होल्ड करोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग में इश्यू एक्सपेंसेस आएगा, यानी ब्रोकरेज, फिर मैंने प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, मुझे अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ेगा, ये सब कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग में आएगा। तो चलो मैंने शॉर्ट में लिख लिया कि इश्यू एक्सपेंसेस, फिर मैंने समझा दिया, तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो। चलो ये होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब। नेक्स्ट लाइन आरो देके लिखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स, फिर से लिखो कॉस्ट परसेंटेज टर्म में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट परसेंट टर्म में इनकर्ड टू ऑब्टेन एंड रिटेन फंड। देखो मान लो मैंने बोरोइंग से उठाया, एक साल होल्ड करने के लिए, मतलब ऑब्टेनिंग एंड रिटेनिंग दोनों के लिए
मेरा 10% खर्चा हो रहा है, वो बोरोइंग पैसा को मैं अपना बिजनेस में यूज करूंगा? हाँ, मैं तो डेफिनेटली यही चाहूंगा कि मुझे एटलीस्ट 10% मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो पैसा मैंने लाया कितना परसेंट में? 10% में। अगर वो पैसा को मैं यूज करूंगा तो मुझे एटलीस्ट तो 10% चाहिए ना। हाँ, 10% से ज्यादा मिलेगा तो मेरा फायदा होगा, 10% से कम मिलेगा तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन मुझे मिनिमम कितना चाहिए? तुम बोलो सर, आप हमें मिनिमम 10% ही चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो तुम्हारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। टेक्निकली समझो जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो इनडायरेक्टली तुम्हारा मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिटर्न, मैं यही कह रहा हूं कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का मतलब मुझे मिनिमम कितना चाहिए? तुम बोलो मुझे मिनिमम कितना चाहिए? मुझे मिनिमम 10% चाहिए, क्योंकि वो पैसा को मैंने उठाया 10% में ना। जो सामने वाला पार्टी को मुझे 10% पेमेंट करना है, वो पैसा को अगर मैं यूज करूंगा मेरे बिजनेस में, मैं बोलूंगा कि हे मेरा बिजनेस, मुझे एटलीस्ट कम से कम तुम 10% दे दो। हाँ सर, समझ में आ गया। आप मतलब ज्यादा चिल्लाइए मत बेटा, मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलो, क्या बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई दूसरा डेफिनेशन तुम्हारा दिमाग में आ रहा है? बोलो यस और नो। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और एक डेफिनेशन हमारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसेप्चुअली समझ लिया, इसीलिए मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और एक डेफिनेशन लिख सकता हूं। तो लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स, चलो इन अदर वर्ड, cost of capital means minimum required rate of return। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। चलो, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कंप्यूट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम होता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखो, इस चैप्टर का बैकग्राउंड पहले समझेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें 3 पार्ट है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, बेटा डेप्ट में डिबेंचर आएगा, बॉन्ड आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा, इसको हम एक ही हेड में बोलते हैं डेप्ट। फिर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का 2 पार्ट है। इक्विटी का कितना पार्ट है? इक्विटी का 2 पार्ट है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, फिर कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस, लेकिन हम रिजर्व सरप्लस नहीं बोलेंगे, हम उसको रिटर्न अर्निंग बोलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 2 पार्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और एक कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं केसी। इसका कुछ सिंबलिक नोटिफिकेशन है, तो वो सिंबल हमें जानना बहुत जरूरी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं केसी। केसी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम बोलेंगे केडी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम बोलेंगे केडी। कॉस्ट का के का मतलब कॉस्ट, डी का मतलब डेप्ट। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस को हम बोलेंगे केपी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम बोलेंगे केई। इक्विटी कैपिटल को हम बोलेंगे केई। रिटर्न अर्निंग को बोलेंगे केआर।
जरा ये नोटिफिकेशन और एक बार देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नोटिफिकेशन केसी, केसी बोलोगे तो तुम्हें समझना होगा कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं केडी बोल दूं तो तुम्हें यही समझना होगा कि ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर मैं केपी बोल दूं तो तुम्हें यही समझना होगा कि ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है। अगर मैं केई बोल दूं तो तुम्हें यही समझना होगा कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, इक्विटी कैपिटल का केई, रिटेन अर्निंग का केआर। फिर डेब्ट में 3 चीज आएगा। डेब्ट का मतलब डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन। डेब्ट का मतलब 3 चीज, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन डिबेंचर का कॉस्ट जैसे कैलकुलेशन होगा, बॉन्ड का कॉस्ट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, प्रोसीजर सेम है, क्योंकि ये तीनों को हम डेब्ट बोलते हैं। तो मैंने पहले डिबेंचर का समझाऊंगा, फिर उसके बाद हो सकता है मैंने बॉन्ड का समझाऊंगा, लेकिन बॉन्ड तुम अपने आप भी समझ जाओगे क्योंकि डिबेंचर का मैंने समझा दिया। चलो पहले लिखो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। बेटा ये डिबेंचर क्या होता है? सर डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना तुम्हें मालूम उतना सफिशिएंट। डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट होता है, तो लिखो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। क्या डिबेंचर वाले इंटरेस्ट लेंगे या डिविडेंड लेंगे? आप बोलेंगे सर डिबेंचर वाले इंटरेस्ट लेंगे। डिबेंचर का मतलब डेब्ट, तो डिबेंचर होल्डर्स आर गेट इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स आर गेट इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब बोलो इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू इनकम फॉर रिसीविंग पार्टी। जो पार्टी इंटरेस्ट रिसीव करेगा उसके लिए एक रेवेन्यू इनकम होगा। अब बोलेंगे सर रेवेन्यू इनकम का बात क्यों कर रहे हैं? रेवेन्यू इनकम होगा तो उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू इनकम फॉर रिसीविंग पार्टी एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर पेइंग पार्टी। जो पार्टी इंटरेस्ट पे करेगा उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो पार्टी इंटरेस्ट रिसीव करेगा उसके लिए रेवेन्यू इनकम। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने प्रकार का? बेटा डिबेंचर बेसिकली 2 प्रकार का, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। ये मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात करोगे तो डिबेंचर दो प्रकार का, अगर मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात करोगे तो डिबेंचर दो प्रकार का, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर और एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। बेटा डिबेंचर दो प्रकार का, एक होता है कन्वर्टेबल और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। अगर तुम कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो डिबेंचर दो प्रकार का, अगर तुम कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो डिबेंचर दो प्रकार का, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बेटा डिबेंचर दो प्रकार का, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, मान लो 5 साल के लिए तुमने डिवेंचर उठाया, हर साल तुम्हें इक्वल परसेंटेज में इंटरेस्ट दोगे, हर साल तुम इक्वल परसेंटेज में इंटरेस्ट दोगे, मतलब हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल रहेगा, उसको कहते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मैंने डिवेंचर उठाया था उस वक्त जितना भी मैंने वादा किया था कि हाँ मैंने इतना परसेंट पे करूंगा, बस उतना परसेंट ही चलेगा थ्रू आउट द पीरियड। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, उसके लिए हमारा और डिवेंचर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट रहेगा कि हम इसको बेस रेट मानेंगे। गवर्नमेंट का बहुत बेस रेट आता है, जैसे कि टी बिल, पीएलआर, ये सब बेस रेट आता है। अब लेकिन सर ये टी बिल पीएलआर क्या होता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बेस रेट होता है। अगर वो बेस रेट चेंज हो जाएगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देंगे, तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर। ठीक है, चलो एक काम करो, अब लिखो कॉस्ट ऑफ और रिडीमेबल डिवेंचर। जो रिडीमेबल डिवेंचर होता है उसका कॉस्ट हम कैसे कंप्यूट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। बेटा रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब क्या होता है पहले बोलो। डिवेंचर अगर एक निर्दिष्ट समय के बाद रीपे हो जाएगा उसको कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, तो लिखो रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज which are to be redeemed after a specific period. Redeemable debentures are those which are to be redeemed after a specific period is called as, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना, are those, तो स्टॉप। In other words, redeemable debentures have a life on maturity value. रिडीमेबल डिवेंचर का एक लाइफ होता है और एक मैच्योरिटी वैल्यू होता है। रिडीमेबल डिवेंचर का एक लाइफ होता है, मैच्योरिटी वैल्यू होता है, क्योंकि ये कुछ निर्दिष्ट समय के बाद रीपेमेंट हो जाएगा, मतलब इसका लाइफ है, लिमिटेड लाइफ। देखो रिडीमेबल डिवेंचर के केस में कैसा मतलब कैश फ्लो पैटर्न रहेगा। पहले तुम्हें फंड मिलेगा, वो डिवेंचर तुम इश्यू करोगे, वो पार में इश्यू कर सकते हो, प्रीमियम में इश्यू कर सकते हो, डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हो, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा, इसको कहते हैं
प्रोसीड, मतलब फंड ऑब्टेन। मान लो वो 4 साल के लिए, पहला साल तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, फिर दूसरा साल तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, फिर तीसरा साल तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, फिर चौथा साल तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इधर मैच्योरिटी वैल्यू पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये जो रिडीमेबल डिवेंचर होता है, फिर ये रिडीमेबल डिवेंचर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। ये जो रिडीमेबल डिवेंचर ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये फ्लोटिंग रेट ऑफ डिवेंचर भी हो सकता है। इसका जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा ये कैश में भी मिल सकता है, नहीं तो काइंड में भी मिल सकता है, लेकिन हम काइंड को अभी इग्नोर करेंगे कि कैश में मिलेगा, तो इसीलिए मैच्योरिटी वैल्यू को हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड भी हो सकता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग हो सकता है। मतलब फिक्स में क्या होगा, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो हर साल 10% के इंटरेस्ट दिया जाएगा। फ्लोटिंग में ये सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बेस रेट चेंज हो जाएगा तो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा फ्लोटिंग रेट ऑफ डिवेंचर के केस में। बोलो मेरे बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अभी हम फिक्स रेट के हिसाब से डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। फ्लोटिंग होगा तो क्या होगा हम बाद में सीखेंगे, ठीक है? नहीं तो हमारा डिस्कशन लेंदी हो जाएगा। अब जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन रिडीमेबल डिवेंचर फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। हम एक सेपरेट कंसेप्ट में सिखा दूंगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होगा तो क्या होगा। अभी हम सीखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल कांस्टेंट रहेगा। चलो, ये होता है हमारा रिडीमेबल डिवेंचर का कैश फ्लो पैटर्न। नेक्स्ट लाइन आरो देके लिखो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर कैन बी कैलकुलेटेड by 2 approach। रिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्ट हम 2 अप्रोच में कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्ट हम 2 अप्रोच में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेथड 1, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। बेटा ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे वो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। मतलब करेक्ट नहीं मतलब ये साइंटिफिक या टेक्निकल नहीं है, फिर भी हम अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर तुम अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला के हिसाब से आंसर दोगे तो मार्क नहीं कटेगा, तुम्हें अप्रोप्रिएट मार्क मिलेगा, क्योंकि ये भी एक मेथड है ना। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला के हिसाब से लिखो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाई लाइफ होल डिवाइड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाई 2। This is the approximation formula of
कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी हम पढ़ते हैं अभी वो सब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल रहेगा। अब बोलेंगे सर ये नेट इश्यू प्रोसीड का मतलब क्या होता है? देखो मान लो 100 रुपया का डिवेंचर को मैंने 10% डिस्काउंट में इश्यू किया तो मुझे कितना प्रोसीड मिला? 90 रुपया। अगर 100 रुपया का डिवेंचर को मैंने 10% प्रीमियम में इश्यू किया तो मुझे कितना मिला? 110। अगर 100 रुपया डिवेंचर को मैंने पार में इश्यू किया तो मुझे कितना मिला? 100 रुपया। फिर इश्यू के लिए इश्यू एक्सपेंसेस होता है। मान लो 100 रुपया का डिवेंचर, ध्यान से सुनो, ये सब छोटे छोटे बात होता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर ये सब पॉइंट तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा तो तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट को भी हमें याद रखना पड़ेगा। मान लो डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया, मैंने 10% डिस्काउंट में इश्यू किया, फिर मैंने इश्यू करने के लिए इश्यू एक्सपेंसेस 2 रुपया खर्चा किया। इसका मतलब सब कुछ डिडक्ट करने के बाद मुझे प्रोसीड कितना मिला? सर 100 रुपया का डिस्काउंट चला गया 10, 2 रुपया हो गया तो हमें मिला 88। 88 विल बी योर नेट इश्यू प्रोसीड। मान लो फेस वैल्यू 100 रुपया, मैंने 10% प्रीमियम में इश्यू किया, फिर इश्यू एक्सपेंसेस किया 2 रुपया। फेस वैल्यू 100 रुपया, मैंने 10% प्रीमियम में इश्यू किया, फिर इश्यू करने के लिए मैंने खर्चा किया 2 रुपया। अब बोलो नेट तुम्हें पैसा कितना मिला? 100 रुपया, प्रीमियम 10 रुपया, 2 रुपया खर्चा हो गया, 108 मिला। तो नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस और माइनस, मतलब प्लस प्रीमियम होगा माइनस डिस्काउंट होगा। तो नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस इश्यू एक्सपेंसेस। इस फॉर्मूला को लिख लो। नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस इश्यू एक्सपेंसेस। अब अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला के हिसाब से केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाई लाइफ डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाई 2। अब बोलो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब रिडम्पशन के टाइम पे तुम कितना अमाउंट पे करोगे उसको कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो लिखो MV इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अगर MV माइनस नेट इश्यू प्रोसीड, इसको कहते हैं प्रोरेटेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? प्रोरेटेड डिस्काउंट। अगर MV माइनस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाई N करोगे इसको कहते हैं प्रोरेटेड डिस्काउंट पर ईयर। तो इसको कहते हैं प्रोरेटेड डिस्काउंट पर ईयर। अगर तुम मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाई 2 करोगे इसको कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अगर तुम इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करोगे इसको कहते हैं आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। इसको कहते हैं आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर ये सारे पॉइंट्स तुम याद नहीं रखोगे
तो एफएम का मजा नहीं आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे मतलब बहुत बढ़िया पेपर होता है से इंटर और सीएमए इंटर के लिए। चलो, ये था तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला के हिसाब से केडी कैलकुलेशन। लेकिन और एक मेथड है, मैंने क्या लिखा था मेथड 1, अब लिखो मेथड 2, जिसको कहते हैं IRR अप्रोच। IRR अप्रोच देखो, मान लो 4 साल का डिबेंचर था। हाँ, तुम्हें इधर नेट इश्यू प्रोसीड मिलेगा, बोलो यस और नो। हाँ, यहां तुम इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, फिर इधर भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, फिर इधर इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, फिर इधर इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, फिर इधर मैच्योरिटी वैल्यू पेमेंट करोगे। ठीक है, अब ये नेट इश्यू प्रोसीड तुम्हारे लिए इनफ्लो होगा। ये T0 टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने समझाया था टाइम ग्राफ, आज तुम्हें नेट इश्यू प्रोसीड मिलेगा। तो इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, क्योंकि जो वैल्यू T0 में होता है उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। फिर इंटरेस्ट T1 में दिया जाएगा, इंटरेस्ट T2 में दिया जाएगा, इंटरेस्ट T3 में दिया जाएगा, इंटरेस्ट T4 में दिया जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू T4 में दिया जाएगा। IRR का मतलब क्या होता है? एक डिस्काउंट रेट होता है। IRR का मतलब एक डिस्काउंट रेट होता है, जिस रेट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू के साथ बराबर होता है। मतलब IRR is the discount rate at which present value of inflow is equal to present value of outflow। तो ये सबका प्रेजेंट वैल्यू को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इक्वल होता है at IRR डिस्काउंट रेट। इधर डिस्काउंट रेट का मतलब केडी, मतलब केडी में अगर केडी को तुम डिस्काउंट रेट के हिसाब से यूज करोगे, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर तुम रिवाइज करके नहीं आए होंगे तो ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले समझाया था। मैं यही गारंटी दे रहा हूं, यहां पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा के एफएम को भी खत्म कर देते हैं इंटर में। तो अगर तुम उन टीचर का क्लास करोगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा एफएम, बोलो। हाँ, तुम रट के जाओगे कि हाँ ये इससे होगा, वो इससे होगा। लेकिन मेरा क्लासेस रटने के लिए नहीं, कॉन्सेप्चुअली मैं समझाऊंगा। अगर तुम्हारा औकात है तो कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो, अगर तुम मतलब मैं लेंदी डिस्कशन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअली समझाना है। ठीक है, हाँ सर हमारा औकात है, हम कॉन्सेप्ट को रिटर्न कर पाएंगे। आप समझाइए कितना कॉन्सेप्ट आपके पास है, दे दीजिए। चलो, अगर केडी को मैं डिस्काउंट रेट के हिसाब से यूज करूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इक्वल होगा। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट केडी डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। वो डिस्काउंट रेट हो जाएगा मेरा केडी। ये जो टेक्निक्स मैंने लगाया इसको कहते हैं IRR टेक्निक्स। क्या कहते हैं? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक्स। अब बोलेंगे सर कैसे कंप्यूट करेंगे? हाँ, वो कैसे कंप्यूट होगा वो तो मैं सिखाऊंगा। ट्रायल एंड एरर अप्रोच था ना इंटरपोलेशन वाला कंसेप्ट, मैं तो डेफिनेटली उसको सिखाऊंगा, तुम अभी चिंता मत करो। अब मेरे साथ साथ आगे चलो, लिखो IRR टेक्निक। IRR techniques suggest that
कॉस्ट ऑफ डिवेंचर is a discount rate at which present value of inflow, जिसको कहते हैं नेट इश्यू प्रोसीड, will be equal with present value of outflow. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का मतलब नेट इश्यू प्रोसीड, तो इसका मतलब नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू जो भी आउटफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। बोलो ईयर 1 में क्या आउटफ्लो होगा? इंटरेस्ट, लेकिन उसका हम 1 माइनस टैक्स लेंगे, क्योंकि फाइनेंस में जो भी रेवेन्यू आइटम होता है और टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया जाता है, तो हमेशा तुम्हें रेवेन्यू आइटम को इनकम टैक्स बात कर मतलब डिडक्ट करके लेना होगा। डिवाइड बाई 1 प्लस के डी टू द पावर 1। मैंने टाइम वैल्यू मनी में सिखाया था ना कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन कैसे ड्रा करते हैं, तो वहां पे मैंने डिस्काउंट रेट यूज किया था, लेकिन यहाँ डिस्काउंट रेट तो नहीं यूज करूंगा, यहाँ के डी यूज करूंगा। हाँ, जो सेकेंड ईयर में तुम इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई उसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस के डी टू द पावर 2। देखो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले रिवाइज करो, फिर उसके बाद मतलब इमीडिएटली बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, ये तीनों चैप्टर खत्म करो। ठीक है। हाँ, अगर तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद लिवरेज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज नहीं होता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरी तरह से यूज होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब चैप्टर में। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, ये सारे चैप्टर पढ़ने से पहले तुम्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अच्छे से रिवीजन करना होगा। आप बोलेंगे सर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद क्यों लिवरेज पढ़ाए थे, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद क्यों रेशियो पढ़ाए थे? बेटा मैंने पढ़ाया था तो क्या हुआ, मैं तो कह रहा हूं तो रिवाइज करो ना। तो टाइम वैल्यू मनी पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम जो भी चैप्टर पढ़ना है पढ़ो, चाहे लिवरेज पढ़ो, रेशियो पढ़ो, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ो, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो पढ़ो, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे फिर से टाइम वैल्यू मनी को रिवाइज करो अपना कॉपी देख के। हाँ, वीडियो का अगर व्यू होता है तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन पेनड्राइव वाले को व्यू तो एक ही व्यू दिया जाता है, मतलब एक ही बार तुम वीडियो देख सकते हो। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मैं मैक्सिमम 1.5 व्यू दे सकता हूँ, लेकिन जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में करते हो उनको 2-3 व्यू दिया जाता है, क्योंकि वहां पे व्यू लॉस्ट होता है ज्यादा नेटवर्क के वजह से। तो इसीलिए अगर तुम्हारा व्यू बाकी है तो तुम वीडियो देख सकते हो। चलो ऐसे चलेगा, डट 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 इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस के डी टू द पावर n। अब तुम्हारे पास नेट इश्यू प्रोसीड होगा, ये सब होगा, के डी तुम्हें ढूंढना होगा। तो लिखो बाय अप्लाइंग ट्रायल एंड एरर अप्रोच, by applying trial and error approach you will find KD। आप बोलेंगे सर कैसे हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच अप्लाई करेंगे? बेटा उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं सिखाऊंगा, तुम अभी चिंता मत करो। लेकिन ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच बहुत जगह में मैंने यूज कर चुका हूँ। कैपिटल बजटिंग में मैंने यूज किया था, फिर टाइम वैल्यू मनी के चैप्टर में भी मैंने यूज किया था। चलो बस यही था तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। नेक्स्ट लिखो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। बेटा इरिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है जिसका कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है या लाइफ नहीं है।
मतलब ये कभी भी रिडीम नहीं होगा। तो लिखो इरिडीमेबल डिबेंचर मीन्स irredeemable debenture means debenture which is never be redeemed, जो कभी भी रिडीम्ड नहीं होगा उसको कहते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। इसका मतलब इसका लाइफ खत्म नहीं होगा, वो हमेशा मतलब इन्फिनिटी पीरियड या फॉर तक डिबेंचर ही रहेगा। तो इसका कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। तो लिखो इट डज नॉट हैव एनी मैच्योरिटी वैल्यू, इसका कोई मैच्योरिटी वैल्यू भी नहीं होगा। अब बोलो यहां पे अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला नहीं लग सकता है, क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होगा ना। तो यहां पे हम ट्रायल एंड सॉरी IRR अप्रोचिंग लगाएंगे। तो देखो हियर वी विल अप्लाई ओनली IRR अप्रोच, इधर हम IRR अप्रोच ही लगाएंगे। बोलो इसका कैश फ्लो पैटर्न कैसा रहेगा? इधर तुम्हें नेट इश्यू प्रोसीड मिलेगा, बोलो ये सर नो। यहां तुम्हें नेट इश्यू प्रोसीड मिलेगा, बोलो ये सर नो। हाँ, हर साल तुम इंटरेस्ट पेमेंट ही करोगे इनफाइनाइट पीरियड तक, क्योंकि इसका लाइफ खत्म नहीं होगा, इसका कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं आएगा। अब बोलो इसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन कैसे रहेगा? मतलब केडी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमेशा बराबर रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू फॉर इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फॉर आउटफ्लो के साथ बराबर होगा। तो नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई 1 प्लस केडी टू द पावर 1 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई 1 प्लस केडी टू द पावर 2 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई 1 प्लस केडी टू द पावर 3। ये इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। अभी जो भी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं वो इक्वल, मतलब हर साल इंटरेस्ट रेट समान होगा, इक्वल होगा। अगर हर साल इंटरेस्ट रेट इक्वल होगा तो हर साल इंटरेस्ट अमाउंट भी इक्वल होगा, तो ये एक इक्वल कैश फ्लो हो जाएगा। मैं फ्लोटिंग रेट ऑफ डिबेंचर का कंसेप्ट अभी नहीं समझा रहा हूं, ठीक है? और एक बार ध्यान से समझो, हर साल का इंटरेस्ट रेट इक्वल, हाँ अगर हर साल का इंटरेस्ट रेट इक्वल तो हर साल इंटरेस्ट अमाउंट भी इक्वल होगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, हाँ टैक्स रेट अज्यूम टू बी इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा। मतलब ये इक्वल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इनफाइनाइट पीरियड तक। क्या बेटा याद है मैंने टाइम वैल्यू मनी में एक कंसेप्ट समझाया था कि अगर प्रेजेंट वैल्यू तुम निकालोगे इक्वल कैश फ्लो का अप टू इनफाइनाइट पीरियड, तो कैश फ्लो हो जाता है या प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने रूल 1 सिखाया था, अभी अगर याद नहीं है तो अभी कभी चेक करो। रूल 1 में मैंने सिखाया था कि वो जो इनफाइनाइट पीरियड तक था, फिर समेशन ऑफ सॉरी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इक्वेशन था, फिर फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो मैंने लगाया था, फिर उसके बाद कंक्लूजन आया था क्या? इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। इसका मतलब ये जो नेट इश्यू प्रोसीड ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। इसको तुम सॉल्व करोगे, मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसका लॉजिक मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में समझाया था, तुम लिंक करो। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई केडी। कौन सा रूल लगा इधर? रूल 1 ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
सर फिर से क्लियरली लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो अप टू इनफाइनाइट पीरियड इज इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट। ये जो रूल मैंने सिखाया था बस यही रूल लग रहा है। अब बोलो केडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नेट इश्यू प्रोसीड। केडी का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नेट इश्यू प्रोसीड। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो। अगर इश्यू नोट्स लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, इश्यू एक्सपेंसेस, इसको फ्लोटेशन कॉस्ट भी कहते हैं। will be deducted from issue proceed, comma the result is called as इश्यू प्रोसीड से तुम फ्लोटेशन कॉस्ट डिडक्ट करोगे। इश्यू प्रोसीड से तुम फ्लोटेशन कॉस्ट डिडक्ट करोगे, रिजल्ट को बोलोगे नेट इश्यू प्रोसीड। इफ income tax rate is given, then tax effect on interest should be given. Hence, interest should be taken after tax basis. Hence, interest will be taken after tax basis. If maturity value is not given in question, बट मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये कह रहा है कि वो रिडीमेबल डिबेंचर। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर भी कह रहा है कि ये रिडीमेबल डिबेंचर। तो इफ मैच्योरिटी वैल्यू इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन बट डिबेंचर इज रिडीमेबल, देन assume debentures will be redeemed at par. If nature of debenture इज नॉट गिवन, नेचर ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या डिबेंचर रिडीमेबल या इरिडीमेबल इज नॉट गिवन। इफ नेचर ऑफ डिबेंचर इज नॉट गिवन, देन assume डिबेंचर इज इरिडीमेबल। अगर डिबेंचर का नेचर नहीं दिया हुआ है तो ये अज्यूम करो कि डिबेंचर इरिडीमेबल। If face value is not given, then assume face value is ₹100
अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो तुम अजम्पशन ले लो कि डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया, बस इतना नोट्स है। और एक नोट्स लिखो, इफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, इसका मतलब नेचर भी मिसिंग, मैच्योरिटी वैल्यू मिसिंग, नेट इश्यू प्रोसीड मिसिंग, सब कुछ मिसिंग, बट इंटरेस्ट रेट इज गिवन, सारे कुछ मिसिंग है लेकिन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। इफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज मिसिंग बट इंटरेस्ट रेट इज गिवन देन KD विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। KD हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। बस इतना ही नोट्स, इतना नोट्स अप्लाई करके तुम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कंप्यूट कर सकते हो। ओके, ये हो गया तुम्हारा डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KD। अब लिखो प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रेफरेंस कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट लिखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको हम बोलेंगे KP। सिग्नल थोड़ा स्लो चल रहा है तो आवाज से एडजस्ट करो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल KP। ठीक है, बोलो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का, रिडीमेबल इरिडीमेबल। अगर तुम मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का, रिडीमेबल इरिडीमेबल। अगर तुम डिविडेंड पेमेंट के बेसिस पे बात करोगे तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव और एक होगा नॉन क्यूमुलेटिव। देखो रिडीमेबल का मतलब जो कुछ दिनों के बाद रीपे हो जाएगा, मतलब जिसका कुछ मैच्योरिटी वैल्यू है फिर लाइफ भी है, उसको कहते हैं रिडीमेबल। जो रिडीम नहीं होगा कभी भी इसको कहते हैं इरिडीमेबल। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब समझो, देखो प्रेफरेंस वालों ने डिविडेंड लेंगे, हाँ अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड लेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिविडेंड नहीं लेंगे, उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब जिस साल लॉस हुआ उस साल का डिविडेंड उनका नहीं मिलेगा या ना उस साल मिलेगा ना आगे मिलेगा, मतलब लॉस ईयर का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड लेंगे, लॉस होगा तो उस साल डिविडेंड नहीं लेंगे लेकिन उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर उस नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट ईयर वो लोग 2 साल के लिए डिविडेंड ले लेंगे, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। मतलब जिस साल डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ उनका डिविडेंड ऐड होते जाएगा। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। फिर प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का, पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव। प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का, पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। देखो पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है पहले वो लोग प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे, ठीक है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर के साथ भी इक्विटी डिविडेंड लेंगे। लेकिन इसका मतलब पहले वो लोग, देखो ये प्रेफरेंस लाइन, ये इक्विटी लाइन, पहले वो लोग प्रेफरेंस लाइन में खड़ा होंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे,
प्रेफरेंस डिविडेंड लेने के बाद वो लोग फिर आके इक्विटी लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दे विल टेक प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ऑल्सो दे विल पार्टिसिपेट इन इक्विटी डिविडेंड। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वो लोग प्रेफरेंस डिविडेंड लाइन में खड़े होंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लेने के बाद घर चले जाएंगे, वो इक्विटी लाइन में खड़ा नहीं हो पाएंगे। दे विल टेक प्रेफरेंस डिविडेंड एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन इक्विटी डिविडेंड। इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। फिर प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब मैच्योरिटी के वक्त वो लोग इक्विटी शेयर ले लेंगे। देखो जहां पे भी कन्वर्टेबल का वर्ड आएगा हमेशा वो कंसिडरेशन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। मतलब तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर था, तुम्हें इक्विटी शेयर मिलेगा लास्ट को, तुम्हारे पास डिवेंचर था, तुम्हें इक्विटी शेयर मिल जाएगा। इसको कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का मतलब वो लोग पैसा ले लेंगे, अगर मैच्योरिटी होगा वो लोग पैसा ले लेंगे, वो लोग इक्विटी शेयर नहीं लेंगे। उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि मैंने डिवेंचर में, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में समझाया था कि पहले हम रिडीमेबल इरिडीमेबल का बात करेंगे, तो यहां पे भी हम रिडीमेबल इरिडीमेबल का बात करेंगे। फिर जो स्पेशल होता है पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये सब का कॉस्ट कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल होता है, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा जितना भी सिलेबस में है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का कॉस्ट निकालो, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस का कॉस्ट निकालो, लेकिन फिर भी ये सब तुम्हें फाइनल में जरूरत होगा। फिर भी मैं वादा कर रहा हूं कि ये सब का थोड़ा सा नॉलेज मैं तुम्हें इंटर में दे दूंगा, जैसे कि तुम्हारा फाइनल लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके। फाइनल में एफएम का एक एडवांस पेपर है जो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम मेरे पास एफएम कर रहे हो, क्योंकि एफएम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एसएफएम का फाउंडेशन होता है। तो मैं तुम्हारा फाउंडेशन अभी स्ट्रांग कर दूंगा। जब तुम फाइनल में एसएफएम करोगे तो डेफिनेटली मेरे ही क्लासेस ले लेना, बहुत यूजफुल रहेगा। अब बढ़िया मार्क भी आएगा एसएफएम में। हमारा स्टूडेंट्स 70 से नीचे स्कोर नहीं करते हैं। चलो देखो, अगर वो प्रेफरेंस शेयर का कैश फ्लो पैटर्न कैसे होगा तुम देखो। इसका कॉस्ट कैलकुलेशन बिल्कुल डिवेंचर के जैसे होगा, लेकिन डिवेंचर के केस में हम लोग को इंटरेस्ट दे रहे थे, यहाँ पे हम डिविडेंड देंगे। मान लो वो रिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी मान लो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो लाइन में अभी समझा रहा हूं ये रिडीमेबल डिवेंचर के लिए। फिर एकदम उसके नीचे मैं और एक लाइन समझा रहा हूं ये इरिडीमेबल डिवेंचर के लिए। इरिडीमेबल डिवेंचर का लाइफ कभी खत्म नहीं होगा, वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का लाइफ खत्म हो जाएगा। मान लो 1 2 3 4 5 साल पहले तुम्हें फंड मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगा उस वक्त कंपनी को पैसा मिलेगा, उसको कहते हैं नेट इश्यू प्रोसीड। ठीक है, इधर भी मिलेगा नेट इश्यू प्रोसीड। और एक बात भी तुम्हें मालूम है कि नेट इश्यू प्रोसीड क्या होता है बेटा? नेट इश्यू प्रोसीड का मतलब इश्यू प्रोसीड से हम फ्लोटेशन कॉस्ट या इश्यू एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, हमें मिलता है नेट इश्यू प्रोसीड। ठीक है, तो जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, जो नीचे के जो लाइन है ना, ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है,
इधर मुझे डिविडेंड पेमेंट करना होगा, फिर डिविडेंड पेमेंट करना होगा, डिविडेंड पेमेंट करना होगा, डिविडेंड पेमेंट करना होगा, इधर डिविडेंड पेमेंट करना होगा, फिर मैच्योरिटी वैल्यू पेमेंट करना होगा। लेकिन यहां पे हमें डिविडेंड पेमेंट करना होगा, डिविडेंड 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 डिविडेंड, हर साल हमें डिविडेंड पेमेंट करना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसका मतलब वो क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन हो रहा है। अपने आप क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वो सब अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही बोला कि हर साल डिविडेंड दिया जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या नहीं हो, तो इसीलिए वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा। तो ठीक है, चलो हम अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं रिडीमेबल के लिए, क्योंकि तुम देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल डिवेंचर का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। इतना सा ही अंतर है कि प्रेफरेंस शेयर के केस में हमें डिविडेंड देना पड़ता है और डिवेंचर के केस में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता था। हाँ, इंटरेस्ट के ऊपर तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है तुम्हारा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन डिविडेंड के लिए तुम्हें अलग से सीडीडी देना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये सीडीडी क्या होता है? सीडीडी का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सीडीडी का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है। तो डिविडेंड तो मैं पेमेंट करूंगा, फिर उसके साथ सीडीडी पेमेंट करूंगा। आप बोलेंगे सर क्या सीडीडी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा? नहीं, सीडीडी गवर्नमेंट को पेमेंट होगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एवरी कंपनी हैव टू पे सीडीडी, मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड। तो चलो सीडीडी का इम्प्लीकेशन हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में तुम ट्रायल एंड एरर अप्रोच यानी आईआरआर टेक्निक भी लगा सकते हो, लेकिन इरिडीमेबल में अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला नहीं होगा, हम ट्रायल एंड एरर अप्रोच यानी आईआरआर टेक्निक से ही लगाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इधर भी लिखो प्लस सीडीटी, प्लस सीडीटी। लेकिन इतना सा याद रखो कि सीडीटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा, सीडीटी गवर्नमेंट को दिया जाएगा। लेकिन हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंप्यूट कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंपनी को तो पेमेंट करना पड़ता है ना। कंपनी ने डिविडेंड दिया शेयर होल्डर को, सीडीटी दिया गवर्नमेंट को, कंपनी के हाथ से पैसा कितना गया? सर डिविडेंड प्लस सीडीटी। क्यों? प्रेफरेंस शेयर के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि शेयर होल्डर को कितना पैसा मिला, क्या आप बोलोगे कि सर शेयर होल्डर को डिविडेंड प्लस सीडीटी मिला? नहीं, शेयर होल्डर को ओनली डिविडेंड मिलेगा। गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? सर सीडीटी पोर्शन गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। चलो लिखो कॉस्ट ऑफ irredeemable preference share, cost of irredeemable preference shares, cost of irredeemable preference shares। Method 1 approximation formula, मेथड 1 में लिखो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। बोलो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला के हिसाब से केपी इज इक्वल टू, तुम एक काम करो डिवेंचर का फॉर्मूला याद करो, जहां पे डिवेंचर में मैंने लिया था इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इधर हो जाएगा डिविडेंड प्लस सीडीटी। तो केपी इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी, एक ही बात है। डिविडेंड प्लस सीडीटी, डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी एक ही बात है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाय लाइफ डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट इश्यू प्रोसीड डिवाइड बाय 2। इस केस में मुझे कुछ चर्चा करने का दरकार नहीं है, क्योंकि सारी चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं जब मैंने रिडीमेबल डिवेंचर समझाया था। अच्छा
सर आप क्या करें, आजकल क्या हो रहा है, ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, इरिडीमेबल नहीं, आई एम सो सॉरी ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल नहीं, मैंने रिडीमेबल का फॉर्मूला लिखा है लेकिन हेडिंग डाल दिया इरिडीमेबल। जैसे कि जोक समझो, मैंने बोर्ड डाल दिया गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन अंदर में बॉयज को रखा लेकिन बोर्ड क्या लगा हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल, अंदर में कौन है, बॉयज हॉस्टल। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर का अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। अब लिखो मेथड 2, IRR टेक्निक। मेथड 2 में लिखो IRR टेक्निक्स। ओके, तुम्हें कैश फ्लो पैटर्न का ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। बेटा ये रिडीमेबल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इधर तुम्हें मिलेगा नेट इश्यू प्रोसीड, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कहते हैं। नेट इश्यू प्रोसीड को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कहते हैं, ठीक है। इधर तुम्हें देना पड़ेगा डिविडेंड 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 डिविडेंड, इधर डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू। ऑब्वियसली सीडीटी ही आएगा, मैं बार बार सीडीटी नहीं लिख रहा हूं इसीलिए कि सीडीटी आएगा, ये दिमाग में फिक्स कर लो। चलो इसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगा 8 डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट को हम बोलेंगे IRR यानी केपी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो associated with preference shares. Present value of outflow associated with preference shares will be equal with present value of inflow of preference shares. मैंने इक्विटी शेयर बोला क्या, नहीं, present value of outflow associated with preference shares will be equal with present value of inflow of preference share at KP. तो इक्वेशन फ्रेम करो, नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू, नेट इश्यू प्रोसीड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हो जाएगा केपी में, तो डिविडेंड इनटू 1 प्लस सीडीटी डिवाइड बाय 1 प्लस केपी टू द पावर 1 प्लस डिविडेंड इनटू 1 प्लस सीडीटी डिवाइड बाय 1 प्लस केपी टू द पावर 2 प्लस ऐसे चलते रहेगा, डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस केपी टू द पावर n। अब तुम IRR टेक्निक्स लगाओ या ट्रायल एंड एरर अप्रोच लगा के केपी निकालो। तो लिखो बाय अप्लाइंग ट्रायल एंड एरर अप्रोच, by applying trial and error approach we will calculate KP. By applying trial and error approach we will calculate KP। बस ये हो गया तुम्हारा रिडीमेबल डिवेंचर का अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, अल्टरनेटिव 2 तुम्हारा ट्रायल एंड एरर अप्रोच या IRR टेक्निक्स। अब लिखो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब लिखो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बेटा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, इधर कैश फ्लो पैटर्न इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, ठीक है। यहां पे तुम्हें नेट इश्यू प्रोसीड मिलेगा, इधर तुम्हें डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा, डिविडेंड 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 इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। बोलो डिविडेंड मतलब डिविडेंड इंक्लूड्स सीडीटी। तो इक्वेशन क्या होगा, नेट इश्यू प्रोसीड इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू 1 प्लस सीडीटी डिवाइड बाय 1 प्लस केपी टू द पावर 1 प्लस डिविडेंड इनटू 1 प्लस सीडीटी
डिवाइड बाय 1 प्लस केपी टू द पावर 2 प्लस डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी डिवाइड बाई 1 प्लस केपी टू द पावर 3। तो ऐसे चलेगा इन्फाइनाइट पीरियड तक। देखो डिविडेंड रेट कांस्टेंट, मैं फ्लोटिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर रहा हूं। तो फ्लोटिंग होगा तो क्या होगा हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फ्लोटिंग होगा तो क्या होगा हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं कांस्टेंट डिविडेंड रेट डिस्कशन कर रहा हूं। डिविडेंड रेट कांस्टेंट, सीडीटी रेट भी कांस्टेंट, यानी डिविडेंड अमाउंट एंड सीडीटी अमाउंट भी कांस्टेंट। ये सब डिविडेंड अमाउंट सीडीटी अमाउंट एक कांस्टेंट आएगा, यानी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं कांस्टेंट कैश फ्लो का इनफाइनाइट पीरियड तक। रूल 1 अप्लाई हो जाएगा। अब बोलो रूल 1 के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो अप टू इनफाइनाइट पीरियड क्या था, इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंटेड। तो इसके लिए नेट इश्यू प्रोसीड हो जाएगा डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी डिवाइड बाई केपी। तुम इधर लिखो अप्लाई रूल 1 ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अप्लाई रूल 1 ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो अप टू इनफाइनाइट पीरियड इज इक्वल टू इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाई डिस्काउंटेड। क्या बेटा यही फॉर्मूला था, हाँ या ना? हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो इसके लिए हम कुछ भी इंपोर्टेंट नोट्स हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी नोट्स मैंने लिखवाया था डिवेंचर के लिए पूरा का पूरा नोट्स इधर ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हमारा खत्म हो गया डिवेंचर का कॉस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट। मैं इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये दोनों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूंगा, फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कशन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लिए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।